हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा शुरू हो रहा है। इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो मादा जनन तंत्र है, यानी कि जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, पूरे के पूरे टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहते हैं तो आपको जरूर मजा आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जोड़ी अंडाशय, मतलब सबसे पहले अंडाशय देखेंगे कि अंडाशय एक्चुअल में होता क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसके बाद हम देखेंगे अंडवाहिनी यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे गर्भाशय यानी यूट्रस या गर्भाशय के बारे में देखेंगे। इसके बाद योनि या वजाइना जो होती है, इसके अलावा जो भी बाह्य जननांग उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडाशय से। देखिए अंडाशय को हम क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। तो अंडाशय या ओवरीज जो होती है, बेसिकली सबसे पहले यदि हम बात करें तो कोई भी अंडाशय यदि है तो फीमेल में जो अंडाशय होता है वह प्राथमिक जननांग होता है, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यदि फीमेल में कोई है तो वो क्या होती है, अंडाशय यानी कि ओवरीज होती है। देखिए बेसिकली पेपर में अंडाशय के कार्य पूछा जाता है, तो आपको अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला कार्य तो क्या होता है कि अंडाणुओं का निर्माण करना, मतलब जो सबसे पहला काम है अंडाशय का वो क्या है, अंडाणुओं का निर्माण करना, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन करना ही सबसे पहला काम है किसका, अंडाशय का यानी कि ओवरीज का। दूसरा देखिए प्रमुख कार्य क्या है इसका कि मादा हार्मोन्स के स्रवण। देखिए जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं बेसिकली इसमें प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन जो होते हैं ये जो है तो प्रमुख सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, तो इनका भी स्रावण करना किसका काम होता है, ये भी अंडाशय का काम है। तो अंडाशय के दो प्रमुख कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है कि अंडाणुओं का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और दूसरा है मादा हार्मोन्स का स्रावण, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसका बेसिकली जो है श्रावण करना, ये किसका काम है, ये काम है अंडाशय या ओवरीज का। चलिए अंडाशय की यदि सिचुएशन या स्थित देखते हैं तो ये कहाँ पे स्थित होता है, बेसिकली जो किडनी होती है या गुर्दा होता है, किडनी के पास ये लोअर एब्डोमिनल यानी जो उदरी गुहा होती है उसमें जो मीसोबेरियम होती है उसके द्वारा जुड़ी रहती है। मतलब मीसोबेरियम के द्वारा जो किडनी के पास लोअर एब्डोमिनल होता है वहीं पे क्या जुड़ी रहती है, वहीं पे ये अंडाशय जो है ये जुड़े हुए होते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यह श्रोणि भित्ति व गर्भाशय से स्नायुओं के द्वारा जुड़ी होती है। ये देखिए ये आपस में श्रोणि भित्ति व गर्भाशय से किसके माध्यम से जुड़ी होती है, स्नायुओं के द्वारा जो है जुड़ी होती है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए यदि हम बात करते हैं साइज की, तो अंडाशय की साइज जो होती है यदि उसकी हम लेंथ की बात करते हैं तो लगभग जो है ये 2 से 4 सेंटीमीटर हो सकती है। तो 2 से 4 सेंटीमीटर जो है अंडाशय की एक एवरेज जो है क्या होती है, साइज होती है। अब यदि हम बात करते हैं किसी भी अंडाशय की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की, तो देखिए अंडाशय को जर्मिनल एपिथेलियम की परत घेरे रहती है। अंडाशय को चारों ओर से एक परत घेरी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। यह परत अंडाशय को क्या करती है, घेरे हुए होती है। और इसके अलावा जो उपकला होती है, मतलब इस उपकला के भीतर ओवेरियन स्टोमा उपस्थित होते हैं। इसके अंदर कई सारे ओवेरियन स्टोमा जो है प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय को आपको याद रखना है कि अंडाशय को चारों तरफ से एक परत घेरी हुई होती है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम परत कहते हैं, और इस उपकला के भीतर जो है ओवेरियन स्टोमा जो है उपस्थित होते हैं, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ओवेरियन स्टोमा जो है प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं यदि हम ओवेरियन स्टोमा की, तो देखिए जो ओवेरियन स्टोमा होता है यह बेसिकली 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है परिधीय भाग और दूसरा भाग होता है भीतरी भाग। हम परिधीय भाग को कार्टेक्स कहते हैं और भीतरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि ओवेरियन स्टोमा में कौन कौन सी चीजें होती है, एक तो कार्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है, मतलब एक परिधीय संरचना होती है और एक भीतरी वाली संरचना होती है।
यहाँ पे थोड़ा आपको गौर करना है कि जो कार्टेक्स वाला रीजन होता है, मतलब जो कार्टेक्स वाला भाग होता है किसी भी ओवेरियन स्टोमा के अंदर, इसमें ओवेरियन पट्टिकाएं भी उपस्थित होती है। कौन सी पट्टिकाएं? तो इसमें ओवेरियन पट्टिकाएं उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। मेड्यूला वाले भाग की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कमजोर व संयोजी ऊतक व रक्त वाहिनियों वाला भाग होता है। इसमें मतलब कमजोर संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह साथ ही साथ जो रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक यदि हम बात करते हैं किसी भी ओवरी की संरचना की, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ओवरी की ये संरचना है। इस ओवरी की संरचना में ये जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, यही परत क्या कहलाती है? जर्मिनल एपिथेलियम। तो हमने क्या बताया कि वृषण को यहाँ पे अंडाशय को चारों तरफ से कौन सी परत घेरी हुई होती है? जर्मिनल एपिथेलियम परत, जिसमें ओवेरियन स्टोमा होते हैं। देखिए ओवेरियन स्टोमा में दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है कार्टेक्स रीजन और दूसरा होता है मेड्यूला रीजन। कार्टेक्स रीजन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये जो है बाहरी वाला भाग होता है ये, और यदि मेडुला की बात करते हैं तो यह फॉलिकल के अंदर वाला भाग होता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वृषण के अंदर कई सारे फॉलिकल्स का निर्माण होगा, जैसे यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल। तो इस प्रकार से क्रमशः जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन है, तो इसमें एक अंदर की ओर संरचना है, एक संरचना बाहर की ओर है। बाहर की ओर जो संरचना है वो कार्टेक्स वाला भाग कहलाता है, और जो अंदर की ओर संरचना ये कौन सी भाग कहलाती है? ये मेडुला वाली भाग कहलाती है। तो ये होती है अंडाशय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज। अब हम आपको बताएंगे कि जो अंडवाहिनी होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट, या हम मुख्य रूप से इसको क्या कह सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका। देखिए जो अंडवाहिनी होती है या ओविडक्ट, बेसिकली अंडवाहिनी की यदि हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मतलब यानी हम ये कह सकते हैं एक जोड़ी अंडवाहिनी जो है बॉडी में प्रेजेंट होती है। यदि हम लंबाई की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं किसी भी ओविडक्ट या अंडवाहिनी की, तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। वहीं यदि हम बात करते हैं किसी भी अंडवाहिनी की, तो यह अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली होती है। किसी भी अंडवाहिनी की यदि हम बात करते हैं तो यह गर्भाशय की परिधि से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक फैली होती है? यह गर्भाशय तक फैली होती है। मतलब अंडाशय की परिधि से स्टार्ट होती है और गर्भाशय तक फैली होती है। देखिए फैलोपियन ट्यूब को हम सीलिएटेड एपिथेलियन जो है घेरे रहती है। ये जो अंडवाहिनी होती है इसको चारों तरफ से कौन घेरा रहता है? तो इनको सीलिएटेड एपिथेलियम परत जो है घेरी हुई होती है। देखिए अंडवाहिनी के प्रमुख भाग हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें से पहला भाग होता है कीप भाग। कीप भाग को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं इसको हम? इनफंडिबुलम। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया जाएगा कि कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है कीप भाग होता है। कीप भाग की संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का यहाँ पे जो डायग्राम बना है, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो अंडवाहिनी होती है, हमने क्या बताया कि जो अंडवाहिनी होती है वह कहाँ से लेकर के? अंडाशय की परिधि से लेकर के। देखिए ये तो हो गए अंडाशय, अंडाशय की परिधि से ही कुछ आगे से स्टार्ट है। अंडाशय की परिधि से लेकर के ये देखिए ये गर्भाशय के यहाँ तक जो है ये पूरी की पूरी अंडनालिका का भाग है। मतलब जो अंडवाहिनी होती है कहाँ तक फैली होती है? तो यह अंडाशय की परिधि से लेकर के गर्भाशय के स्टार्टिंग बिंदु तक यहाँ पे फैली हुई होती है। तो मुख्य रूप से ये तो हो गई किसकी स्थिति। अब देखिए जो अंडवाहिनी होती है उसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग होती है देखिए जिसको हम कहते हैं कीपक, या इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं यानी कीप नुमा भाग। दूसरा भाग होता है एम्पुला, ये वाला भाग, बीच वाला भाग। इसके बाद फिर आगे का जो भाग होता है ये कहलाता है इस्थमस। तो यहाँ पे आप क्रमशः एक एक करके जो अंडवाहिनी के प्रमुख भाग हैं उसको आप यहाँ पे देखेंगे। तो किसी भी अंडवाहिनी में जो पहला भाग होता है उसको हम कहते हैं कीप भाग, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफंडिबुलम। देखिए बेसिकली यदि हम बात करते हैं इनफंडिबुलम की, तो यह अंडवाहिनी का एक ऐसा भाग होता है जो अंडाशय के निकट होता है। मतलब अंडाशय के यदि निकट सबसे कोई भाग है अंडवाहिनी का, तो वो कौन सा भाग है? इनफंडिबुलम। मतलब इनफंडिबुलम एक ऐसा भाग है जो कि अंडाशय के सबसे पास स्थित होता है, तथा यह एक उदरी गुहा के छिद्र द्वारा खुलता है। यह बेसिकली एक उदरी गुहा के छिद्र के माध्यम से ओपन होता है, खुलता है, और इनके किनारों पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? झालर कहते हैं।
देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो अंडवाहिनी होती है, बेसिकली यदि हम बात करते हैं अंडवाहिनी के पहले भाग की, ये जो कीपक लिखा है इसका मतलब है कीपनुमा भाग। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है यही भाग क्या कहलाती है, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम का जो भाग होता है, ये जो देखिए ये किनारे वाला जो भाग होता है, इसमें झालरनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इसमें जो है कई सारी संरचनाएं पाई जाती है, झालरनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा इसमें प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। ये देखिए झालर यहाँ पे लिखा भी है। तो ये जो कई सारे अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये झालर कहलाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इनफंडिबुलम एक ऐसा भाग है, देखिए ये है हमारा क्या, अंडाशय यानी कि ओवरीज। तो ओवरीज के सबसे निकट तो कौन सा भाग है, यही कीपनुमा भाग है, कीपक भाग है, मतलब इनफंडिबुलम वाला भाग है। और इनफंडिबुलम भाग में कई सारे अंगुलीनुमा जो है प्रवर्ध पाए जाते हैं। आप देख भी सकते हैं ये पूरे के पूरे प्रवर्ध हैं जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं। इन अंगुलीनुमा प्रवर्ध को ही हम क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। तो ये तो हुआ गर्भाशय के पहले, यानी जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के प्रमुख भागों में से जो पहला भाग है इनफंडिबुलम। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरा भाग होता है वो एम्पुला होता है। चलिए इसके पहले जो कीपनुमा भाग था, इसका जो प्रमुख फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो आपको बताना भूल गए। तो देखिए जो कीपनुमा यानी कि इनफंडिबुलम जो वाला भाग होता है, इसका प्रमुख फंक्शन या कार्य क्या होता है, तो देखिए अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणुओं को एकत्रित करने में इनका योगदान होता है। मतलब ये जो झालरनुमा वाले भाग होते हैं, कीपनुमा भाग होता है, इसका प्रमुख काम क्या होता है, जो कि अंडोत्सर्ग के परिणाम स्वरूप जो अंडाणु बनते हैं उनको एकत्रित करने का कार्य किसका होता है, उनको एकत्रित करने का काम होता है इनफंडिबुलम का, यानी कि कीप भाग का काम होता है। दूसरा भाग है एम्पुला। यह अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। इसके अलावा एक और भाग है इस्थमस। इस्थमस की यदि हम बात करते हैं तो यह अंडवाहिनी का अंतिम संकरा भाग है, जिसमें कि संकीर्ण गुहा होती है और यह अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है। वन ऑफ मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, जो इस्थमस होता है, कभी कभी पेपर में भी पूछता है कि अंडवाहिनी का ऐसा कौन सा भाग है जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस्थमस होता है इसी का काम क्या होता है, अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ने का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमने दूसरा भाग बताया जो कि कौन सा है, एम्पुला। एम्पुला एक ऐसा भाग है जो कि चौड़े भाग में खुलता है अंडवाहिनी के। यहाँ पे तो संकरा भाग है, जैसे ही चौड़ा भाग की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे एम्पुला परत जो है या एम्पुला भाग जो है यहाँ पे इसका निर्माण होता है। और एम्पुला भाग के जो आगे का भाग है, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। देखिए इस्थमस वाला भाग ही आगे चल के, ये चूंकि अंडवाहिनी का ही भाग है, तो अंडवाहिनी का जो भाग इस्थमस है यही आगे चल के, ये देखिए जो गर्भाशय है, गर्भाशय को किससे जोड़ता है, गर्भाशय को अंडवाहिनी से जोड़ता है। कौन सा भाग, इस्थमस भाग। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो अंडवाहिनी या फैलोपियन नाल होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो अंडवाहिनी का काम क्या होता है कि जो अंडाणु या ओवम बनते हैं, इनको क्या करती है, यह जाइगोट को बेसिकली यूट्रस की तरफ ले जाती है। मतलब देखिए यदि गर्भाशय की यदि हम बात करते हैं तो गर्भाशय के पहले जो अंडवाहिनी है, जो निषेचन होता है मादा में, वो कहाँ होता है, फैलोपियन नाल में होता है, अंडवाहिनी नलिका में होता है। तो जब निषेचन अंडवाहिनी नलिका में होगा तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट को यूट्रस की तरफ यानी गर्भाशय तक कौन ले जाता है, तो यही अंडवाहिनी का काम होता है, किसी भी जाइगोट को कहाँ तक ले जाना, गर्भाशय तक ले जाना। तो अंडवाहिनी का काम होता है अंडाणु या जाइगोट को कहाँ तक ले जाना, ये यूट्रस तक ले जाने का, मतलब गर्भाशय तक ले जाने का काम, जाइगोट को गर्भाशय तक ले जाने का काम किसका होता है, अंडवाहिनी का होता है, फैलोपियन नाल का होता है। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी बेसिकली निषेचन का स्थल है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी यदि बात करते हैं ह्यूमन में, तो जो मादा होती है उसकी अंडवाहिनी नलिका में ही निषेचन होता है, और भ्रूण अपना जो ब्लास्टोसिस्ट तक का परिवर्धन होता है वो
अंडवाहिनी में करता है। देखिए कई सारी अवस्थाएं पाई जाती है, जो भ्रूण का परिवर्धन होता है उसमें कई सारी अवस्थाएं पाई जाती है, तो उसमें जो ब्लास्टुला का निर्माण होता है उस अवस्था को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टुला अवस्था तक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह अंडवाहिनी में ही हो जाती है, और फिर उसके बाद का जो परिवर्धन होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। तो मतलब अंडवाहिनी जो है यह निषेचन की स्थल है, मतलब निषेचन जो होता है मादा में वो अंडवाहिनी नलिका में ही होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला भाग है वो कौन सा है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। गर्भाशय की यदि हम बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी हम आकृति की बात करते हैं। इसकी जो आकृति होती है वह उल्टे नाशपाती के समान होती है। कैसी होती है, उल्टे नाशपाती के समान होती है। बेसिकली आप देखे होंगे कि जो नाशपाती होती है उसी को यदि आप उल्टा कर दो तो उसी के जैसे संरचना आपको किसकी दिखाई देती है, यूट्रस की यानी कि गर्भाशय की। ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग लेकर के और ये जो पूरा भाग है, ये यदि आप नाशपाती को जो पियर होती है नाशपाती को यदि आप उल्टा करो तो सेम संरचना आपको इसी तरह दिखाई देगी। तो उल्टे नाशपाती के समान संरचना किसकी होती है, किसी भी गर्भाशय या यूट्रस की जो संरचना होती है ये किसके समान होती है, उल्टे नाशपाती के समान होती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यह श्रोणी भित्ति से, ये जो नीचे वाला जो श्रोणी भित्ति होती है, श्रोणी भित्ति से आपको ये चीज़ देखना है कि जो पेक्टोरल गर्डल होती है बेसिकली, इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पे मुख्य रूप से जो गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो होता है मुख्य रूप से श्रोणी भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा होता है, या तो वह लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होगा या तो वह टेंडन या स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो गर्भाशय होता है इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहला भाग होता है फंडस भाग। कौन सा भाग है पहला, फंडस भाग। फंडस भाग की यदि हम बात करते हैं तो यह ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है जो कि अंडवाहिनी को ओपनिंग के ऊपर स्थित है। मतलब जो अंडवाहिनी की ओपनिंग होती है उसी के जस्ट ऊपर स्थित होता है। कौन सा भाग, फंडस भाग। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली गुंबदाकार भाग कहते हैं। तो ये आपको देखना है कि जो फंडस होता है यह एक ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है जो कि अंडवाहिनी की ओपनिंग की ओर स्थित होता है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि गर्भाशय में मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहले भाग की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फंडस। ऊपरी देखिए ये जो गुंबदाकार भाग आपको गुंबद की समान जो संरचना दिखाई दे रही है उसी को हम क्या कहते हैं, फंडस। अब फंडस के लिए कंडीशन क्या है कि ये जैसे ही ओविडक्ट या जो अंडवाहिनी नलिका की स्टार्टिंग होती है इसी के जस्ट ऊपर स्थित होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए जो दूसरा भाग होता है गर्भाशय का उसको हम कहते हैं कार्पस भाग। कार्पस भाग की यदि हम बात करते हैं तो यह गर्भाशय का मध्य व मुख्य भाग होता है। देखिए बेसिकली गर्भाशय का कोई जो मुख्य पार्ट है, मेन पार्ट है, वो कौन सा होता है, कार्पस होता है। और यह गर्भाशय के मध्य में स्थित होता है। मतलब गर्भाशय के जो मध्य का भाग होता है वही कौन सा भाग कहलाता है, कार्पस भाग कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गर्भाशय का पूरा जो ये मिडिल भाग होता है यानी जो मध्य बिंदु होता है यानी जो मध्य भाग होता है वही क्या कहलाता है, दूसरा भाग कहलाता है गर्भाशय का। तो गर्भाशय का जो दूसरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, मुख्य रूप से तो दूसरा भाग क्या कहला गया, कार्पस कहला गया। कार्पस के बाद जब हम तीसरे भाग की बात करते हैं तो तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। देखिए ये सर्विक्स है। सर्विक्स की यदि हम बात करते हैं तो यह तीसरा भाग होता है गर्भाशय का और यह गर्भाशय का निचला व संकरा भाग होता है। और सर्विक्स की कैविटी को हम सर्विकल केनाल कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो गर्भाशय का देखिए, गर्भाशय का ये जो निचला वाला सकरा भाग होता है यही क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। और सर्विक्स की जो ग्रीवा होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्विकल केनाल कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको गर्भाशय से रिलेटेड याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए गर्भाशय के यदि हम भित्तियों की बात करते हैं तो गर्भाशय में बेसिकली 3 प्रकार की भित्तियाँ जो है वह पाई जाती है, जिसमें पहली भित्ति है पेरिकार्डियम या पेरीमेट्रियम। देखिए पेरिकार्डियम नहीं, सॉरी पेरीमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम की यदि हम बात करते हैं तो यह बाहरी पतली भित्ति होती है। कौन सी भित्ति होती है, यह बाहरी पतली भित्ति होती है। वहीं जो मायोमेट्रियम होती है यह मध्य वाली मोटी पेशी व चिकनी भित्ति होती है। वहीं जो आंतरिक लेयर होती है, आंतरिक भित्ति होती है, वह होती है एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय में 3 प्रकार की भित्तियां होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए इसके बाद है योनि यानी कि जो वजाइना होती है वो हम देखते हैं। तो वजाइना या योनि की यदि हम बात करते हैं
तो जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, यानी जो गर्भाशय का सर्विक्स वाला भाग होता है, जो ग्रीवा भाग होता है, वही भाग आगे बढ़ करके एक पेशीय लचीली नलिका में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। और यह उच्च संवहनी नलिका, योनि की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली कैसी नलिका, एक संवहनी नलिका है। और इसके अलावा जो भीतर से म्यूकस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। योनि की यदि हम बात करते हैं तो यह भीतर से किसके द्वारा, म्यूकस झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गर्भाशय की ग्रीवा के, देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, गर्भाशय का जो तीसरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, सर्विक्स या ग्रीवा कहलाता है। तो गर्भाशय की ये जो ग्रीवा होती है, ये आगे देखिए, गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, ये ग्रीवा नाल आगे बढ़ करके एक संरचना का निर्माण करती है, जहाँ पे ये खुलती है गर्भाशय ग्रीवा। इसी को हम क्या कहते हैं, योनि या वजाइना कहते हैं। मतलब गर्भाशय की ग्रीवा जो है ये आगे चल के जहाँ पे खुलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, योनि या वजाइना कहते हैं। देखिए योनि या वजाइना की यदि हम बात करते हैं तो इसके पीछे जो है एक झिल्ली उपस्थित रहती है। योनि के पीछे एक झिल्ली उपस्थित रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। यह हाइमन झिल्ली जो है इस बात का संकेत करती है कि कोई भी यदि फीमेल या कोई भी मादा यदि संभोग कर चुकी है तो यह हाइमन झिल्ली टूट चुकी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी यह जो हाइमन झिल्ली होती है, घुड़सवारी करने, साइकिल चलाने आदि के दौरान भी यदि हाइमन झिल्ली टूट जाती है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं किसी भी योनि या वजाइना की लंबाई की, तो एक नॉर्मल जो एवरेज लंबाई होती है वह 8 सेंटीमीटर की होती है। किसकी लंबाई, योनि या वजाइना की लंबाई। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लेकिन इसमें जो संवहनी पार्ट होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर का ही होता है। देखिए योनि के पीछे जो झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइमन झिल्ली कहते हैं। ये भी आपने देख लिया। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो योनि होती है यह बेसिकली स्त्रियों में मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। और मैथुन की क्रिया के दौरान क्या होता है, जो नर के शिश्न द्वारा वीर्य प्राप्त करना होता है वह कौन प्राप्त करती है, योनि ही प्राप्त करती है। तो नर के द्वारा, नर के शिश्न से या पेनिस से जो भी वीर्य जो है एकत्रित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहले जो नर का वीर्य होता है उसको शिश्न के माध्यम से कहाँ गिराया जाता है, वो गिराया जाता है किसी भी योनि या वजाइना में, जिसके थ्रू फिर वह अंदर पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो योनि होती है यह स्त्रियों में मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो योनि होती है यह गर्भाशय में उत्पन्न जो मासिक स्राव होता है उसके निष्कासन हेतु पथ भी उपलब्ध करवाती है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो रक्त का स्राव होता है, उस रक्त के स्राव पथ को बाहर निकालने के लिए मार्ग भी कौन प्रदान करती है, योनि या वजाइना। मतलब योनि या वजाइना के थ्रू ही मेंस्ट्रुअल यानी कि मासिक साइकिल के दौरान जो स्त्रियों की योनि से जो ब्लड निकलता है वो योनि के माध्यम से ही निकलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देखिए अब यदि हम बात करते हैं मादा के बाह्य जननांग की, तो बेसिकली जो मादा का बाह्य जननांग होता है उसमें मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है जघन शैल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिक। दूसरा भाग होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भाग कौन सा है, क्लाइटोरिस। इसके बाद एक भाग होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लेबिया मिनोरा परत होती है, और इसके अलावा जो एक परत होती है वो होती है योनि छिद्र यानी कि हाइमन। तो ये भी योनि का जो छिद्र होता है हाइमन, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हम एक एक करके प्रमुख भाग देखेंगे कि जो मादा का बाह्य जननांग होता है उसमें कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। देखिए जो किसी भी फीमेल की यदि हम बाह्य जननांग की बात करते हैं तो इसे सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, भग कहते हैं। क्या कहते हैं, भग कहते हैं। इसमें कई सारे भाग होते हैं, जैसे देखिए सबसे पहला भाग है जघन शैल। जघन शैल को हम कहते हैं मोन्स प्यूबिक। मोन्स प्यूबिक का मतलब होता है कि गद्दीनुमा भाग। देखिए जो गद्दीनुमा भाग होता है यही क्या कहलाता है, जघन शैल, क्योंकि इसकी त्वचा के नीचे जो बसीय ऊतक होते हैं इनका स्राव होता है, इसी कारण से ये गद्दीनुमा भाग होते हैं। और बेसिकली यदि हम इसकी बात करते हैं जघन शैल की, तो इसमें जो है रोम उगाते हैं, मतलब इसमें हेयर आ जाती है। इस वाले भाग में हेयर यानी कि बाल उगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो जघन शैल वाला भाग होता है उसमें जो है क्या उगाते हैं, रोम उगाते हैं, मतलब हेयर उगाते हैं, जिसको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा भाग कौन सा होता है, बृहद भगोष्ठ।
बृहदभगोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा। देखिए लेबिया मेजोरा के पहले आपको मोन्स प्यूबिक का भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो मोन्स प्यूबिक वाला भाग है, ये वसीय ऊतक से बना ये जो वाला पूरा भाग होता है, इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिक। और इस मोन्स प्यूबिक में ये जो आपको हेयर दिखाई दे रही है, इस हेयर को यानी इस बाल को हम क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा भाग जो है वो है बृहदभगोष्ठ। बृहदभगोष्ठ को हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा की यदि हम बात करते हैं तो ये एक जोड़ी होती हैं बेसिकली, और त्वचा के मांसल बलन है। ये बेसिकली मांसल भाग होते हैं और ये जघन शैल के नीचे की तरफ होते हैं। किसके नीचे स्थित होते हैं? जघन शैल की संरचना के नीचे, यानी कि मोन्स प्यूबिक के नीचे जस्ट प्रेजेंट होते हैं और ये जघन शैल के नीचे स्थित होते हैं। साथ ही साथ योनि छिद्र को घेरे रहते हैं। देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो बृहदभगोष्ठ होता है यह योनि का जो छिद्र होता है उसको घेरे हुए होते हैं और इन परत पर रोम पाए जाते हैं। इस परत पर भी थोड़ा बहुत रोम जो है यानी कि हेयर जो है वो पाई जाती है। तो इस संरचना में आपको ये जो लेबिया मेजोरा परत है क्या कहता है कि ये जो योनि की छिद्र होती है, योनि छिद्र को यानी ये जो वैजाइनल छिद्र होती है, वैजाइनल की जो ओपनिंग होती है, इस योनि छिद्र के चारों तरफ से जो घेरे हुए होता है ये क्या होता है? लेबिया मेजोरा की परत होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेबिया मेजोरा जो होती है यह योनि छिद्र को चारों ओर से घेरे हुई होती है। अब देखिए बृहदभगोष्ठ के बाद एक संरचना आती है जिसको हम कहते हैं लेबिया मिनोरा। लेबिया माइनोरा मतलब कि लघु भगोष्ठ। तो बृहदभगोष्ठ के बाद अब क्या आ गया? लघु भगोष्ठ आ गया। तो देखिए ये आंतरिक व छोटे बलन होते हैं। ये भी बृहदभगोष्ठ की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? आंतरिक भाग में स्थित होते हैं और छोटे बलन होते हैं। जो देखिए बृहदभगोष्ठ है ये थोड़ा बड़ा मांसल बलन होता है, लेकिन ये जो लघु भगोष्ठ होता है यह छोटे बलन होते हैं और इस पर रोम नहीं पाए जाते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो लघु भगोष्ठ होते हैं मतलब जो लेबिया मिनोरा होते हैं इसमें किसी भी प्रकार से रोम नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए जो लेबिया मेजोरा होता है इसके अंदर हमने क्या कहा कि इसके अंदर का जो मांसल भाग होता है, ये वाला भाग जो बाहरी वाला भाग हो गया योनि को जो घेरा हुआ, ये तो लेबिया मेजोरा हो गया। और इसके अंदर का जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भाग कौन सा है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की यदि हम बात करते हैं तो यह भी मांसल भाग होती है, लेकिन यह जो लेबिया मेजोरा का भाग होता है उससे जो है छोटा भाग होता है, उसके अंदर आंतरिक वाला भाग होता है। चलिए बाएं जननांग में एक और भाग है जिसको हम कहते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस की यदि हम बात करते हैं तो यह लेबिया मोनेरा के अग्र कोने पर स्थित होता है और यह एक संवेदी भाग होता है और अंगुली नुमा संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है? एक अंगुली नुमा संरचना होती है और यह मूत्र छिद्र के बाहर ऊपर पाई जाती है। देखिए जो मूत्र छिद्र होता है उसके बाहर जो ऊपर की ओर संरचना पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं। जब आप किसी भी बाएं जननांग की बात करते हैं तो उसमें आपको बेसिकली जो लेबिया मिनोरा होती है या लेबिया माइजोरा हम कह सकते हैं, इनके अंदर देखिए आपको जो ओपनिंग होती है वैजाइना की, बेसिकली इसमें दो प्रकार के छिद्र होते हैं। एक तो छिद्र होता है ये वाला जो मूत्र छिद्र कहलाता है और दूसरा वाला भाग जो होता है ये वैजाइना का छिद्र, यानी कि इसको हम योनि छिद्र कहते हैं। तो योनि छिद्र हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? मूत्र छिद्र। तो मूत्र छिद्र के जो ऊपर स्थित भाग है ये देखिए, ये तो मूत्र छिद्र का जो ऊपर स्थित भाग होता है ये क्या कहलाता है? क्लिटोरिस कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्लिटोरिस में किसी भी प्रकार से बाल या हेयर नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो बाएं जननांग है उसका एक आखिरी भाग है वो है योनि छिद्र, यानी जो हाइमन कहलाती है। बेसिकली योनि में जो छिद्र होती है बेसिकली हाइमन छिद्र होती है। देखिए योनि छिद्र पर क्या होती है कि पतली झिल्ली उपस्थित रहती है। कोई भी योनि की यदि छिद्र है तो उसके ऊपर एक बाहरी पतली झिल्ली उपस्थित होती है जिससे हम क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। और यह प्रथम संसर्ग के दौरान जो है फट जाती है, मतलब पहले ही बार संभोग के दौरान जो है यह झिल्ली जो है फट जाती है। और इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं है कि यह पहले ही संसर्ग के दौरान जो है फट जाती है। कभी कभी क्या होता है कि शारीरिक व्यायाम करने से या घुड़सवारी करने से या इसके अलावा साइकिल चलाने के दौरान भी ये झिल्ली जो है हाइमन झिल्ली टूट जाती है। और कुछ मादाओं में लैंगिक संसर्ग के बाद भी हाइमन झिल्ली उपस्थित रहती है, मतलब कुछ में
में क्या होता है कि लैंगिक संसर्ग होने के बाद भी, संभोग होने के बाद भी कभी कभी हाइमन झिल्ली जो है बनी रहती है, नहीं टूट पाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी जो मादा जनन तंत्र है, उसमें सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडाशय के बाद आपने अंडवाहिनी की भाग देखा, इसके अलावा गर्भाशय यानी कि यूट्रस वाला पूरा भाग और योनि का भाग, और इसके अलावा जो बाह्य जननांग है उसके सभी भाग। देखिए यहाँ पे जितने भी गर्भाशय से संबंधित या जो भी मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी आपको यहाँ पे पार्ट है, इन सब पार्टों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से कई सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेपर में आता है आपको, तो आपको पूरे के पूरे भाग जो है अच्छे से समझाने होंगे। साथ ही साथ कई सारे ऑब्जेक्टिव भी इससे कवर होते हैं, जो कि हमने आपको साथ ही साथ कवर करा दिया है। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो डेफिनेट रूप से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, वो आपसे बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।